तो दोस्तों यदि आप कक्षा 10 में हो और कंप्यूटर का पेपर देने वाले हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं। देखिए पूरे किताब का प्रश्न एक ही वीडियो में आपको पूरे किताब का प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपको लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी में भी देखने को मिलेगा और अधिकतर MCQ में तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखिए 5 मार्च को अच्छे से जाकर छाप देना। तो चलिए देरी न करते हुए, हमारा बहुत ही समय कीमती है, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला चैप्टर क्या है, सी भाषा का परिचय। तो हम इसी से पहले हम क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए हमारा इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोग्राम में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो प्रोग्राम में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई को याद करिएगा टोकन कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट हमारा है। प्रोग्राम में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई टोकन कहलाती है। कौन सी भाषाएँ कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली के लिए अनुसार बनाई जाती है। कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली के लिए बनाई जाती है तो निम्न स्तरीय भाषाएं बनाई जाती है। याद करिएगा निम्न स्तरीय भाषाएं बनाई जाती। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ध्यान। यहाँ से प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा बोर्ड में देखने को मिलेंगे। देखिए हमारा क्या है, डबल कोटेशन चिन्ह। देखिए ये जो हमारा इस प्रकार का चिन्ह रहता है डबल कोटेशन इसको बोलते हैं। डबल कोटेशन चिन्हों के बीच में रखी श्रृंखला को क्या कहते हैं। डबल कोटेशन जैसे प्रिंटफ में हम लिख देते हैं ना, प्रिंटफ में डबल कोटेशन के अंदर लिख देते हैं प्रिंटफ फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर। तो यहाँ पास देखें डबल कोटेशन के चिन्हों के बीच जो श्रृंखला होती है वह स्ट्रिंग कहलाती है। डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग को रखते हैं। सी भाषा में प्रयुक्त अक्षरों को क्या कहते हैं। सी भाषा में प्रयुक्त अक्षरों को कैरेक्टर सेट कहते हैं। सी भाषा में कितने कीवर्ड्स होते हैं। सी भाषा में हमारे 32 कीवर्ड्स होते हैं। याद करिएगा सी भाषा में जो हमारे होते हैं 32 कीवर्ड्स होते हैं। सी भाषा का आविष्कार किसने किया था। सी भाषा का आविष्कार डेनिस रिची ने बेल लेबोरेटरी में किया था। C++ जावा किस प्रकार की भाषाओं के उदाहरण है। तो C++ जावा उच्च स्तरीय भाषाओं के उदाहरण हैं। इनपुट आउटपुट फंक्शन को क्या कहते हैं। इनपुट आउटपुट फंक्शन को लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। किसका मान पूरे प्रोग्राम में स्थिर रहता है। तो कांस्टेंट का मान पूरे प्रोग्राम में स्थिर रहता है। दो ऑपरेंड्स पर क्रिया करने वाले ऑपरेटर को क्या कहते हैं। दो ऑपरेंड्स पर क्रिया करने वाले ऑपरेटर को बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतने क्वेश्चन थे। अब देखिए हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट। इससे हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या है, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है। निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। जब प्रोग्राम में किसी स्टेटमेंट पर ऐसी स्थिति आती है कि वह आगे बढ़ने के लिए एक से अधिक मार्ग होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाती है। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है। तो देखिए ऐसी स्थिति जो हमारी होती है ब्रांचिंग कहलाती है। ऐसी स्थिति हमारी ब्रांचिंग कहलाती है। किसी प्रोग्राम में निर्देश या निर्देशों के समूह को एक से अधिक बार क्रियान्वित कराने के लिए लूपिंग का प्रयोग करते हैं। लूपिंग का प्रयोग करते हैं। अब देखिए किसी कार्य को करने के लिए एक विशेष क्रम में लिखे गए निर्देशों का समूह क्या कहलाता है। एक विशेष क्रम में, देखिए विशेष क्रम में लिखे गए निर्देशों का समूह जो हमारा होता है एल्गोरिथम कहलाता है। किसी भी समस्या का एल्गोरिथम तैयार करने के बाद उसका चित्रों के माध्यम से द्वारा प्रदर्शित करना, चित्रों के माध्यम द्वारा उसको प्रदर्शित करना हमारा जो होता है वह फ्लो चार्ट कहलाता है। फॉर लूप के अन्य किस नाम से जानते हैं। फॉर लूप जो होता है हमारा उसको अन्य किस नाम से जानते हैं। तो एंट्री कंट्रोल लूप के नाम से भी जानते हैं। बिना शर्त के कंट्रोल के फैलों को बदलने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। बिना शर्त के कंट्रोल के फैलों को बदलने के लिए जो हमारा होता है जंपिंग स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग प्रोग्राम में दिए गए अनेक मार्गों में से एक मार्ग का चयन करने के लिए किया जाता है। तो स्विच प्रोग्राम का प्रयोग अनेक मार्गों में से एक मार्ग का चयन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हमारा तीसरा चैप्टर से है। दूसरा चैप्टर से हमने क्वेश्चन करा दिए। देखिए तीसरा चैप्टर क्या है, एरे सॉर्टिंग एवं सर्चिंग। ऐसा एरे जिसमें एरे एलिमेंट की संख्या को व्यक्त करने के लिए केवल एक ही सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है। तो एक बीमी एरे कहलाता है या वन डायमेंशनल एरे जिसको हम बोलते हैं। कौन सा एरे रोज
और कॉलम का संयोग होता है, रज और कॉलम का संयोग होता है तो द्विविमीय एरे, जिसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे। लिफो का अर्थ क्या है? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो का अर्थ है लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? स्टैक को तकनीकी भाषा में लिफो ही बोलते हैं। किसी भी एरे के उनके एलिमेंट को किसी क्रम में रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो एरे को उनके क्रम में रखने की क्रिया हमारी सॉर्टिंग कहलाती है। देखिए, 2 एरे के एलिमेंट को तीसरे में जोड़ना क्या कहलाता है? 2 एरे के एलिमेंट को हम तीसरे में जोड़ना मार्जिंग कहलाता है। द्विविमीय एरे में कितने सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है? तो द्विविमीय एरे यानी 2 डायमेंशनल एरे में हम 2 सबस्क्रिप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है हमारा सी में फंक्शन। प्रोग्रामिंग के अंतर्गत किसी बड़े कार्य को छोटे कार्यों में बांटना क्या कहलाता है? तो किसी बड़े कार्य को छोटे कार्यों में बांटना फंक्शन कहलाता है। ऐसे फंक्शन जो सिस्टम द्वारा प्रदान किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? तो बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं, जो सिस्टम द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जब कोई फंक्शन अपनी परिभाषा में स्वयं को ही कॉल करता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो रिकर्सन कहा जाता है। किसी एक फंक्शन के अंतर्गत दूसरे फंक्शन को कॉल करना क्या कहलाता है? तो किसी एक फंक्शन के अंतर्गत दूसरे फंक्शन को कॉल करना फंक्शन की नेस्टिंग कहलाता है। देखिए, यूजर की आवश्यकता अनुसार यूजर द्वारा लिखे गए फंक्शन को क्या कहते हैं? तो यूजर की आवश्यकता अनुसार यूजर द्वारा लिखे गए फंक्शन को यूजर डिफाइन फंक्शन कहते हैं। कौन फाइल स्टैंडर्ड फंक्शन को संग्रहित करती है जिसे यूजर अपने प्रोग्राम में प्रयोग कर सकता है? तो हेडर फाइल जो है संग्रहित करती है स्टैंडर्ड फाइल फंक्शन को। प्रोग्राम निर्देशों का अनुक्रम जो एक विशिष्ट कार्य करता है और एक यूनिट के रूप में पैक रहता है तो सब रूटीन होता है हमारा इसका आंसर। फंक्शन के पैरामीटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फंक्शन के पैरामीटर को आर्गुमेंट नाम से जाना जाता है या इसको आर्गुमेंट लिस्ट भी बोलते हैं। देखिए, हमारा अगला है पॉइंटर। एक ऐसे वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है क्या कहलाता है? तो एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल या अन्य वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है वह पॉइंटर कहलाता है। पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय वेरिएबल का नाम से पहले किस सिंबल का प्रयोग करते हैं? तो वेरिएबल का नाम से पहले एस्टेरिस्क स्टार का सिंबल प्रयोग करते हैं। एक नल पॉइंटर हमेशा कितनी वैल्यू स्टोर रखता है? तो नल पॉइंटर जो होता है हमारा हमेशा वह 0 वैल्यू स्टोर रखता है। वाइड पॉइंटर को किस कीवर्ड का उपयोग करके बनाया जाता है? तो वाइड कीवर्ड का प्रयोग करके बनाया जाता है वाइड पॉइंटर को। ऐसा पॉइंटर क्या कहलाता है जो इलीगल मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है? तो इसका आंसर है डैगलिंग। किस ऑपरेटर का उपयोग करके एरे स्पेस को डायनेमिकली एलोकेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो साइज, इसका आंसर होगा साइज ऑफ। कौन सा ऑपरेटर और बार प्रयोग तो नहीं रहा है, चलो भला कहा हो गया, ठीक है। कौन सा ऑपरेटर वेरिएबल को एड्रेस प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जो हमारा ऑपरेटर है जो एड्रेस होता है, इसका सही आंसर होगा एड्रेस। वाइड पॉइंटर का उपयोग करके किसका एड्रेस स्टोर करने के लिए किया जा सकता है? तो वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए वाइड पॉइंटर का उपयोग किया जाता है। अब है अगला, देखिए अगला है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह हमारे बोर्ड की दृष्टि से है। देखिए क्या है, कंप्यूटर विज्ञान की
किस शाखा के द्वारा हम ऐसी मशीन बना सकते हैं जो मनुष्य की तरह व्यवहार करे? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की सहायता से हम ऐसी मशीनों को बना सकते हैं, जैसे रोबोटिंग हमारा जो होता है रोबोट है वगैरह, यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के कारण ही संभव हो पाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के जनक के रूप में जॉन मैकार्थी को माना जाता है। एआई एजेंट के प्रदर्शन की माप किसके द्वारा मापी जाती है? तो लर्निंग एजेंट के द्वारा मापी जाती है। एआई में आमतौर पर किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता? तो पर्ल भाषा जो होती है इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ये ऐसे उपकरण हैं जो पर्यावरण में किसी भी बदलाव का पता लगाते हैं। तो जो उपकरण हमारा यह सेंसर, इसी के कारण यह पता लगा लेते हैं रोबोट वगैरह। ये ऐसे घटक हैं जिनके माध्यम से ऊर्जा को गति में परिवर्तित किया जाता है। तो एक्टिव एक्टर्स के कारण ही ऊर्जा को गति में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को संचालित करने में कौन सक्षम बनाता है? तो इंटेलिजेंट एजेंट ही सक्षम इसको बनाता है। कौन से एजेंट में अपने पिछले अनुभव से सीखने की क्षमता होती है? तो लर्निंग एजेंट में पिछले अनुभव से ही सीखने की क्षमता होती है। देखिए, ड्रोन है, अब इसका आगे पार्ट हमारा, यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ड्रोन हमारा। देखिए, ड्रोन शब्द पुराने अंग्रेजी शब्द ड्रोन से ही लिया है, जिसका अर्थ है नर मधुमक्खी। किसका उपयोग विभिन्न आदेशों को लागू करने के लिए नियंत्रक से ड्रोन तक रेडियो सिग्नल प्रसारित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जो ट्रांसमीटर होगा। कौन सा ड्रोन ज़्यादातर पेशेवरों और शौकीनों द्वारा उपयोग किए जाते हैं? तो मल्टी रोटर ड्रोन इसके लिए अधिकतर उपयोग किए जाते हैं, यानी मनोरंजन के काम आते हैं ये भी ड्रोन। भारत में ड्रोन श्रेणियों के अनुसार नैनो ड्रोन का वजन कितना होता है? तो नैनोमीटर ड्रोन का वजन जो होता है वह 250 ग्राम से कम या बराबर होता है। सटीक त्रिविमीय मानचित्र बनाने के लिए तस्वीरों में सूचना प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फोटोग्रामेट्री कहते हैं इसको। ड्रोन का पूरा नाम क्या है? तो मानव रहित हवाई वाहन है, जिसको हम UAV नाम से शॉर्ट में जानते हैं। ड्रोन को उड़ाने के लिए कौन धक्का देता है? तो पुशर प्रोपेलर देता है। इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रक के मुख्य कार्य कितने हैं? इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रक के मुख्य कार्य 4 हैं। अब अगला देखिए क्या है, ई कॉमर्स एवं ई गवर्नेंस। यह बहुत ही ज़्यादा, ये भी हमारे बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारा क्या है इसमें, इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना तथा बेचना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट के माध्यम से वस्तु और सेवाओं को खरीदना बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। इंटरनेट की सहायता से पैसों का भुगतान करने के लिए किस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। जैसे हमारे पेटीएम और फ़ोनपे चलाते हैं ना, तो यह इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का ही भाग है। ओएलएक्स क्योकर किस सेगमेंट से संबंधित है? तो यह कस्टमर टू कस्टमर से संबंधित है, यानी कस्टमर और कस्टमर के माध्यम ऑनलाइन माध्यम होता ही है। भारत में पहला ई गवर्नेंस कौन सा था? तो NIC भारत में पहला ई गवर्नेंस था। प्रकार का ई कॉमर्स एक दूसरे के साथ व्यवहार करने वाले उपभोक्ताओं पर केंद्रित है। तो कस्टमर टू कस्टमर एक दूसरे पर केंद्रित है, उपभोक्ताओं पर। गवर्नेंस शब्द का संबंध किससे है? गवर्नेंस शब्द का संबंध शासन से है, देश की सरकार पर है। बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B ई कॉमर्स में बेचने के लिए सबसे अच्छे प्रोडक्ट कौन से हैं? तो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। यह हमारा लास्ट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह साइबर सुरक्षा। इंटरनेट से जुड़े सिस्टम को दुर्भावनापूर्ण हमलों
से बचाने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट से जुड़े दुर्भावनापूर्ण यानी अचानक में होने वाले हमलों से बचने के लिए साइबर सुरक्षा तकनीक कहते हैं बचाने को। सुरक्षा समुदाय डाटा को साइबर हमलों से बचाने के लिए 3 संबंधित सिद्धांतों का त्रिकोण प्रदान करता है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इस सिद्धांत को CIA ट्रायड कहते हैं। क्लाउड सुरक्षा में कौन सी सेवा प्रदाताएं उपयोग की जाती है? तो अजूर उपयोग की जाती है। कंप्यूटर या नेटवर्क के माध्यम से आपराधिक गतिविधियां करना क्या कहलाता है? तो इसको साइबर क्राइम कहलाता है। सोशल मीडिया पर व्यक्ति को परेशान करना क्या कहलाता है? सोशल मीडिया पर व्यक्ति को परेशान करना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी किस श्रेणी में आता है? तो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि डाटा प्रामाणिक व सटीक है, अखंडता ही सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो जो होती है इसके साथ समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी प्रकार की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।